हेलो दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरिया के आक्रमण को पढ़ा, सातवाहनों के उदय को पढ़ा, मगध में शुंग वंश और कंड वंश को पढ़ा। इन सारी चीज़ों को हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आपने वीडियो नहीं देखा है, पीछे जाएं। भारत पे हमने कितने विदेश आक्रमण करवाए हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है। और भारत के अंदर जो नए नए वंश राजवंश का उदय हुआ उनको भी हमने डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ भारत में कंटिन्यू एक के बाद एक विदेश आक्रमण हुए। क्या हुए थे? विदेश आक्रमण, फॉरेन अटैक, हार्ट अटैक नहीं, फॉरेन अटैक यानी कि विदेशियों का आक्रमण हुआ। भारत में मगध के अंदर शुंग वंश, दक्षिण भारत में सातवाहन, इन राजवंशों का उदय हमने पिछली क्लास में पढ़ा। विदेश आक्रमण में दोस्तों हमने किन किन लोगों को डिस्कस किया? नंबर 1 पर हमने डिस्कस किया बैक्टीरियाई या यूनानी। ठीक है, उस समय बैक्टीरिया में कौन थे? यूनानी रह रहे थे। इसलिए हम पढ़ते हैं ना कि भारत में आक्रमण करने वाले सबसे पहले कौन थे, तो वो कौन थे? यूनानी या बैक्टीरियाई। वो बात किस समय की कर रहे हैं? वो बात है दोस्तों जब भारत में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। वो बात है 185 BC के आसपास की। अगर ये पूछा जाए कि प्राचीन भारत में पहली बार विदेश आक्रमण कब और किसने किया, तो वो था दोस्तों साइरस प्रथम का, हकमानियों का। ठीक है, ये बात है 185 की। तो 185 में पहले आक्रमण करने वाले थे बैक्टीरियाई। उसके बाद दोस्तों आक्रमण किया शकों ने, ये दूसरे नंबर का आक्रमण था। 3 नंबर दोस्तों आक्रमणकारी थे पार्थियाई या पार्थियंस। इन 3 खूंखार आक्रमणों से भारत को बहुत नुकसान हुआ है। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा हमारे देश से बाहर चली गई थी। यहाँ पर बैक्टीरियाई का, शकों का और पार्थियनों का वर्चस्व हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पर एक नई घटना होने वाली है। कैसे? कि हमने पढ़ा है कि शुंग वंश, इधर सातवाहन और इधर से आक्रमण पहले हुए बैक्टीरिया का, उसके बाद शकों का, उस शकों के बाद यहाँ पर पार्थियंस आए। ठीक है, ये 3 आक्रमण पड़े। अब दोस्तों भारत पर चौथा और बहुत खतरनाक आक्रमण हो रहा है। ये आक्रमण है यूची या टोचारियन जाति का, जिन्हें आगे चलकर हम कहते हैं कुषाण। ये कुषाण नहीं थे, पहले इनका नाम यूची या टोचारियन था। अब शुरू करते हैं उन लोगों को पढ़ना। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि यहाँ मैप बनेगा, लिखना ही नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा पाकिस्तान, ये है हमारा दोस्तों अफगानिस्तान, समझना आपको। ठीक है, इधर हम चले तो ये बैक्टीरिया आ जाता है हमारा, इधर थोड़ा सा पार्थिया, और ये ऊपर है दोस्तों चाइना। ये किसकी सीमा लग जाती है ऊपर? चाइना की। हमने पढ़ा था कि जब शकों ने या सीथियन ने चीन पर आक्रमण करने का सोचा, चीन की तरफ आगे बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया, तो चीन के राजा शी हुआंगती ने सन 220 ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार का काम शुरू करवा दिया। और चीन की महान दीवार बनने से शक या सीथियन चाइना की तरफ नहीं बढ़े, वो किस ओर बढ़े? पूर्व की ओर, यानी कि भारत की ओर। और भारत में यहाँ पर दोस्तों बैक्टीरिया रह रहे थे, पार्थियंस रह रहे थे। तो ये लोग हो गए मजबूर भारत पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि शक है खाना बदोश जाति, एक ही काम है महुए की उतरी पीना, पूरे टाइम केवल नशा और मारो काटो, एक काम ये है उनका। तो उन्होंने जब इस साइड कूच किए तो यहाँ रहने वाले बैक्टीरियाई, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से हटने का प्रयास करेंगे, नहीं तो पूरा रोड रोलर की तरह आ रहा है, वो तो शक आ रहे हैं। ठीक है, तो यूक्रेटाइजर और यूथिडेमस, इन 2 वंशों ने
भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। उसके बाद शक आगे बढ़े और उन्होंने यूक्रेटाइडस और यूथिडेमस को हराया, उनके साथ युद्ध किया और यहाँ पर अपना वर्चस्व जमा लिया। ये हमारा बैकग्राउंड है, ये हमारी अब तक की कहानी है, यहाँ तक हमारी हिस्ट्री पहुंची है। अब इसके बाद दोस्तों बहुत खतरनाक जातियां हैं ये, शकों से भी ज़्यादा कंजड़, शकों से भी ज़्यादा खानाबदोश। दोस्तों कंजड़ किसी जाति का नाम नहीं होता। कंजड़ एक शब्द है जो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनमें ना तो सभ्यता है ना ही किसी प्रकार का कल्चर है, यानी कि किसी प्रकार की संस्कृति है। उन लोगों को खानाबदोश या कंजड़ कहा जाता है। ये भारत में एक समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि उनके साथ गलत है। ठीक है दोस्तों, अब भारत में कोई भी खानाबदोश नहीं रहा है। एक समय ये था दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा हावी थी, तब भारत में इस प्रकार की उपाधियां एक वर्ण को दे दी गई। ठीक है, तो यहां से अब कौन आ रहे हैं दोस्तों? यूची या टोचारियन। ये दोस्तों बहुत खतरनाक खानाबदोश हैं, शकों से भी ज़्यादा। शक तो ऐसा दोस्तों केवल इंग्लिश पीते थे, ये ताड़ी, महुए की शराब, लाल, मतलब जो मिल जाए वो पीते हैं। और इनमें भी किसी प्रकार की ना तो कोई सभ्यता है, ना ही इनमें किसी प्रकार की कोई संस्कृति है, ना इनमें किसी प्रकार की कोई सिविलाइजेशन है, ना इनमें किसी प्रकार से कोई कल्चर का हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये बहुत खतरनाक खानाबदोश जातियां हैं जो चाइना के पश्चिमी भाग से निकली। अब दोस्तों यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है कि मान लीजिए ये हमारा चाइना है, ठीक है, ये हमारा चाइना है, तो चाइना का पश्चिमी भाग तो ये होगा यार। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम बात करें भारत, तो भारत का पश्चिमी भाग ये नहीं है, भारत का ये पूरा भाग पश्चिमी भाग है। ये पूरा क्या है दोस्तों? पश्चिमी भाग है। और ये चाइना है, तो चाइना के इस हिस्से से ये जातियां निकली हैं। क्या हुआ है कहानी समझे। अब आप कहानी समझे, बहुत खतरनाक कहानी सुनाऊंगा, एक बार में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कहानी समझे। हुआ क्या कि चीन के पश्चिमी हिस्से में यूची या टोचारियन जाति के राजा थे। अब उस राजा ने चीन के राजा के साथ बहुत खतरनाक युद्ध किया, ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम बहुत सारे हैं, कुछ भी कर लेंगे। तो चीन के राजा ने इनको 2 ओवर में ही सल्टा दिया। क्या किया दोस्तों? 2 ओवर में ही पूरा के पूरा क्या कहते हैं, ऑल आउट कर दिया। अब यूची या टोचारियन जाति उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कौन सा क्षेत्र? चाइना का पश्चिमी हिस्सा। उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और जब ये मजबूर हुए तो ये वहाँ से निकल कर आए हैं अब नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ आए हैं तो यहाँ से थोड़े से आगे लग जाता है बैक्ट्रिया, और उसके बाद लग जाता है पार्थिया। पार्थिया के बाद हमारा भारत की सीमा शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जब वो निकले हैं तो उन्होंने अपने समुदाय को, ये कई सारे समुदाय में विभक्त थे, तो पहला जो शासक मिलता है इनका, पहले तो ये हार गए, वहाँ पर राजा की मृत्यु हो गई। अब जब ये वहाँ से निकले तो इनका पहला राजा मिलता है हमें कुजुल कडफिस। कुजुल कडफिस या कुजुल कडफिसेस, ये राजा मिलता है। ठीक है, तो कुजुल कडफिस ने अपने 5 समुदाय को, ये 5 समुदाय में विभक्त थे, 5 समुदाय को संगठित किया, एक हाथ बनाया, और इन 5 समुदायों को एक करने के बाद कुजुल कडफिस ने जब भारत में आक्रमण किया है ना, तो पूरा के पूरा ये हिस्सा तो पूरा जीत लेते हैं दक्षिण भारत छोड़ के। ये होती है दोस्तों संगठन की पावर। ये खानाबदोश जातियां जिनमें ना सभ्यता है ना संस्कृति है, इनके पास कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन ये एक हो गए। हमारे हिंदू धर्म को देख लो, हमारे पास सभ्यता है, संस्कृति है, वेद है, गीता है, रामायण है, सब कुछ है, फिर भी हम एक नहीं हो पाए। तो हम खानाबदोश से भी ज़्यादा बदतर हो गए। ठीक है दोस्तों,
तो कुजुल खटफिश के नेतृत्व में यूची या टोचारी इनके 5 समुदाय एक हो गए और इन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। ये बात है दोस्तों 15 AD की। अब हम जीरो के इस साइड आ गए। अभी हम जीरो के साइड पढ़ते थे, ये हमारा क्या कहलाता था BC। अब हम किस साइड आ गए AD, यानी कि ईस्वी सन में हम पहुंच चुके हैं। तो कुजुल कटफिश नेता है और बहुत खतरनाक नेता है। तो ये अब आगे बढ़े हैं, तो ये बैक्ट्रिया यहाँ के राजा को परास्त किया, ठीक है, पार्थिया को परास्त किया। और यहाँ से जब ये आगे बढ़े तो एक और जाति बेहसून, ठीक है, बेहसून जाति से इनका युद्ध हुआ है। क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी इसलिए बेहसून जाति से ये जीत गए, ठीक है। वो बाहर की बात है, हमें भारत पढ़ना है। तो अब कुजुल खटफिश ने ये आक्रमण किया, ये खत्म, इधर आए तो ये बैक्ट्रिया, ये पार्थिया खत्म, ये बैक्ट्रिया को भी जीत लिया, ठीक है। इधर ये अफगानिस्तान भी खत्म और इधर पहुंचे हैं ये लोग तक्षशिला के आसपास। और तक्षशिला के पास पहुंचते ही इन्होंने अपने समुदायों को अब विभक्त कर दिया कि जाओ जहां जहां माने सब जगह जीतो। तो तक्षशिला तक पहुंचे और शासक कौन है? कुजुल कटफिश, बहुत खतरनाक शासक है। अब दोस्तों कुजुल कटफिश की मृत्यु हुई और इसके बाद शासक बना है इसका लड़का बिम कटफिश। ये दूसरा शासक है। पहला नंबर किसका है? कुजुल कटफिश। इसके बाद दोस्तों शासक बना है बिम कटफिश। ये इसके पिता से भी ज़्यादा खतरनाक है। और जब इसने सत्ता को संभाला है तो भारत के इस पूरे हिस्से को इसने जीत लिया, पश्चिम हिस्से को। और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया बिम कटफिश को कि बिम कटफिश ने चाइना पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या था? हार का सामना। बिम कटफिश चाइना से हार गए। चाइना पे इनने आक्रमण कर दिया कि चलो भाई इतना जीत लिया, बैक्ट्रिया को मार दिया, इधर सेमकरण है उसको मार दिया, उसके बाद थोड़ा सा जोफ्रा आर्चर को मार दिया। तो इसने सोचा ये जसप्रीत बुमराह को भी मार लेगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसने चाइना पर आक्रमण किया लेकिन कोई मतलब नहीं रहा, हार गए। तक्षशिला पर इनका अधिकार हो गया। इन्होंने बैक्ट्रिया और अफगानिस्तान इन सबको तो जीत ही लिया था। यूथिडेमस राजवंश और यूक्रेटाइडस राजवंश, इनको तो ये लोग ऐसे आउट करेंगे। अभी देखते हैं, पाकिस्तान टाइप के हैं ना, ये पाकिस्तान के हिस्से पर इनका क्या हो गया है? कब्जा हो गया। बिम कटफिश अब कौन है? शासक है। अब बिम कटफिश शासक बना है, इसने पहली बार भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। ये है वो शासक कुषाणों का जिसने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। हालांकि इसके बाद कनिष्क ने भी बहुत सारे सिक्के जारी किए, लेकिन जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो बिम कटफिश के माने जाते हैं। और ये इसने चलाए थे भारत के ये पश्चिमी हिस्से में, क्योंकि आक्रमण अभी तक यहीं तक हुआ है। तो बिम कटफिश ने जो सिक्के चलाए वो भी यहीं मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिक्के यहाँ मिले, ये शासक यहाँ के हैं, अर्तन बर्तन अमेरिका में मिल रहे हैं, मुद्राएं कहाँ मिल रही है? यूरोप में मिल रही। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचे हैं और इनके बाद भाई शासक बना है, ये सबसे खतरनाक शासक है अब तक का। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। और ये है भाई कनिष्क, बहुत बढ़िया शासक बना है कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क ने सुन रखा है कि हमारे दादा ने, कुजुल कटफिश ने इधर आक्रमण किया था, सब कुछ जीत लिया। बिम कटफिश ने इधर आक्रमण किया, सब कुछ जीत लिया। तो कनिष्क कह रहा है कि अंदर ही चलो ना, फिर जे आगुड़ वागुड़ तोड़ो सब। और दोस्तों यहाँ से सीधा आगे बढ़े हैं। और यहाँ से आगे बढ़ा है जब कनिष्क, तो ये यहाँ पर रह रहे थे ना, सियालकोट पंजाब में किसकी राजधानी थी? हमारे किसकी राजधानी थी? यूथिडेमस। यूथिडेमस खत्म, ठीक है। और आगे चल के सीधा इसने आक्रमण किया। ये कनिष्क जा रहा है, ठीक है भाई, सेना के साथ, नहीं तुम बोलो कौन है। तो यहाँ पर अब पाटलिपुत्र पर इसने आक्रमण किया। पाटलिपुत्र, अभी तक देखो हमारे मगध का नाम चलता आ रहा था, लेकिन मगध का नाम एकदम से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अग्निमित्र ने राजधानी विदिशा लाया,
ठीक है। और विदिशा जब इसने राजधानी लाया था तो इसका नाम तो गायब हो गया। अब पाटलिपुत्र में आक्रमण किया है कनिष्क ने, तो यहाँ के राजा ने अधीनता स्वीकार की और इन्हें अपने प्राणों के बदले कहते कि अश्वघोष को ले जाओ। अश्वघोष ये बौद्ध विद्वान है, ठीक है। वसुमित्र ये भी ले जाओ। इन दोनों की बात की जाती है। किसी किसी बुक में आपको वसुमित्र का नाम मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको अश्वघोष का नाम भी मिल सकता है, ठीक है। ये पाटलिपुत्र की घटना है। और एक चीज और दी थी इन्होंने, एक जलपात्र दिया था जिसका संबंध बताया जाता है कि गौतम बुद्ध से था, ठीक है। वसुमित्र और ये जलपात्र कनिष्क को प्राण के बदले पाटलिपुत्र के राजा ने सौंप दिए। और अब शासक कौन है भैया? ये है हमारा कनिष्क। कनिष्क ने हालांकि यहाँ तक आक्रमण किया है, बंगाल को भी वो जीत लेगा, लेकिन अपनी राजधानी वो पुरुषपुर पेशावर को बनाता है। ये पेशावर, अरे इधर है यार पेशावर, ये ठीक है। सिंधु नदी के ऊपरी हिस्से पर पेशावर है। पेशावर को राजधानी किसने बनाया? कनिष्क ने। अब कनिष्क की कहानी सुनो आप। ये सबसे खतरनाक और महान राजा है। पहला महान राजा कौन था? कुजुल कटफिस। 5 समुदायों को इसने एक मुट्ठी किया, इकट्ठा किया। और उसके बाद शासक कौन बना? बिम कटफिस। इसने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें बताया जाता है कि गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त ने सिक्के चलाए थे उनसे भी ज्यादा शुद्ध थे। और अब शासक कौन बना है? कनिष्क बना है ना। अब कनिष्क की कहानी सुनना है। तो पहली कहानी दोस्तों कनिष्क की यह है कि कनिष्क ने अपने पिता बिम कटफिस के कदमों पर चलकर, यानी कि नक्शे कदम पर चलकर भारत पर पूर्व में आक्रमण किया। और पाटलिपुत्र को हस्तगत करने के बाद बंगाल में भी अब किसका शासन है? कनिष्क का। ये बंगाल का नाम भी शुरू हो गया, ये बंगाल, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा उस समय बंगाल ही था। बंगाल के बाद और भी हमारे हिस्से थे, लेकिन वो सब कब्जे में नहीं थे, ठीक है। तो बंगाल। अब कनिष्क ने सिक्के जो चलाए थे उन पर शिव, नंदी और त्रिशूल, इनकी छाप देखने को मिलती है। तो इससे कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो कनिष्क था वो भाई शैव धर्म का शासक था। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि भाई एक तो मैंने खाना बदोश भी बोल रहे हो। तो हमने दोस्तों इससे पिछली वाली क्लास में धर्म और दर्शन को जब पढ़ा था कि भारतीयों के धर्म दर्शन का विदेशियों पर प्रभाव, तो हमने पढ़ा था कि ये तो थे भाई खाना बदोश। और खाना बदोश जातियाँ कनिष्क ये 78 AD में शासक बना है, ठीक है। तो खाना बदोश जातियाँ, इनके पास कुछ है नहीं अपना, तो इनको आप जो बेचोगे ये वो खरीदने को तैयार है। तो इनको कुछ भारतीय धार्मिकों ने बताया कहते कि भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए, रोज जल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे, और इनको ये बताया कि रोज उपास रखो। तो कनिष्क कहता ठीक है, तो उसने शैव धर्म को ऐसे अपना लिया होगा। लेकिन जब दोस्तों कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो इसकी कहानी अलग बोलती है। बौद्ध धर्म वालों का कहना है कि अश्वघोष, वसुमित्र जैसे बौद्ध विद्वानों ने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, शामिल किया। ये एक बात। दूसरी बात ये कही जाती है कि कनिष्क जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, असमानता से वशीभूत हिंदू धर्म को अस्वीकार करके बौद्ध धर्म की ओर बढ़े। ये बौद्ध धर्म कहता है, ये दोनों बातें। बौद्ध के जो ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, उनसे हमें कनिष्क के इन सारे संबंधों की जानकारी मिलती है, ठीक है। कनिष्क शासक है 78 AD में। खुरासान से लेकर, ये इधर ईरान है ना, खुरासान से लेकर ये बंगाल तक, कश्मीर से लेकर इधर कोंकण तक, कोंकण तट तक किसका शासन है? कनिष्क का।
इस पूरे इलाके को किसने जीता है? इधर तो इसके बाप दादा जीत ही गए थे, आगे थोड़ा सा और बचा था, कनिष्क ने जीत लिया। और जीतने में इसने कोई बड़ा काम नहीं किया है भाई। बड़ा काम कैसे कहें हम इसको, क्योंकि इधर तो इसने बाप दादाओं ने जीत के दे दिया, कनिष्क ने तो थोड़ा बहुत ही जीता है। ठीक है, तो इसने इतने सबको जीत लिया। इसकी एक खास बात ये रही कनिष्क की कि 78 AD में इसने शक संवत जारी किया। देखो भाई, विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया था, शकारी की उपाधि ली थी, तो उसने जो संवत जारी किया था वो विक्रम संवत था। ठीक है, इसने जो संवत 78 AD में चालू किया है कनिष्क ने, जो आज भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग है, वो दोस्तों शक संवत है। कौन सा संवत है? शक संवत। किसने जारी किया? कनिष्क ने 78 AD में, शासक बनने की खुशी में शक संवत जारी। इसके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, हालांकि पढ़ेंगे हम, ठीक है, आलिंसर, ये चरक, आयुर्वेद का रचयिता चरक, ये सारे महाविद्वान इसके दरबार में रहते हैं। कनिष्क कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति भी करवाते हैं, कुंडलवन कश्मीर में। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। चौथी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? कनिष्क ने। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ करवाई थी? कुंडलवन कश्मीर। ठीक दोस्तों, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति करवाई। ठीक, इसके समय कई सारी रचनाएं की गई, जैसे दोस्तों चरक ने चरक संहिता लिखी, अश्वघोष ने बुद्ध चरित, ये मैं लिख भी देता हूँ। अभी हम कनिष्क की कला को भी पढ़ेंगे। कनिष्क ने दोस्तों एक तो राजपाट चलाया, ठीक, उसके बाद इसके दरबार में इतने सारे विद्वान हैं, पता नहीं रोज वीडियो बनाता हूँ तो मेरी नाक क्यों खुजाती है, नाक में बहुत खुजली हो रही है यार, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो 78 AD में कनिष्क शासक बना, शक संवत जारी किया। वसुमित्र, अश्वघोष, आलिंसर, चरक, एक व्यक्ति और है अजी डोभाल, इसको कैसे भूल गया मैं, अजी डोभाल। ठीक है, ये सब लोग हैं। चौथी बौद्ध संगीति करवाई है। कनिष्क ने इतना बड़ा साम्राज्य अपना स्थापित किया है, इसीलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। यही काम सब अशोक ने भी किया था। अभी तो ये सिर्फ इतना, इसने कला को भी संरक्षण दिया है। भाई तुम हल्के में थोड़ी ले सकते हो, एक ही काम थोड़ी है कि शराब पीना है पूरे टाइम। ये बाहर के शासक है, बहुत खतरनाक राजा हैं, इनको अन्न वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं है, ये समानता को मानते हैं, इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे पहले हमने ब्राह्मण साम्राज्य को पढ़ा। ब्राह्मण साम्राज्य में हुआ क्या? पूरे टाइम एक ही काम, धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को क्या करना? बढ़ावा देना। जब जब हिंदुओं का राजनीति पर नियंत्रण हुआ है तो धर्म ने राजनीति को हरा दिया है हिंदुओं के शासनकाल में। ठीक, ये कनिष्क शासक है। अब दोस्तों इसकी जो कला की बात की जाती है तो 3 प्रकार की कलाओं की बात की जाती है। 3 प्रकार की कला कौन कौन सी? एक है गांधार कला, काला नहीं कला, ठीक। दूसरी इसकी है मथुरा कला, जिसे ये दूसरी राजधानी भी बताई जाती है इनकी, ठीक। तीसरी दोस्तों अमरावती कला। इसमें क्या है गांधार कला में कि जो भगवान बुद्ध थे, बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी, ये जो हमारी हाथों की नसें दिखती है ना दोस्तों, इस नसों तक को यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति में दर्शाया गया। एक एक नसें बताई गई हैं भगवान बुद्ध की। मथुरा कला में क्या है दोस्तों? मथुरा कला में इन्होंने लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया और इन्होंने क्या बनवाए? स्तूप वगैरह बनवाए। और उसके बाद आती है हमारी अमरावती कला। 3 ही प्रकार से हमारे सामान बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है उस समय।
एक तो लाल बलुआ पत्थर या फिर संगमरमर। तीसरे नंबर की जो कला थी इसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। पुरुषपुर पेशावर में एक बहुत सुंदर बौद्ध स्तूप कनिष्क ने बनवाया था। ठीक है, ये कनिष्क राजा की खासियत है। ऐसे नाम नहीं चलता इतिहास में, द्वितीय अशोक ऐसे ही नहीं कहते इसको। ठीक, तो ये थी हमारी कुषाण शासकों की कहानी। अब बात ये आती है कि भाई ये यूची या टोचारियन थे, इन्हें कुषाण क्यों कहा गया? तो इसके पीछे दोस्तों रीजन है। ठीक दोस्तों, इसके पीछे रीजन है। ये सब आप लोग है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आजकल क्या है कि हम स्क्रीनशॉट कहाँ डाल देंगे? टेलीग्राम पर डाल देंगे। अरे भाई कमाई करना थोड़ी ना यार हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्या जरूरत है डालने की? यहीं की यहीं स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यही तो नोट्स होते हैं हमारे। केवल एक काम है कमाई। अब बात ये आती है कि भाई इनको कुषाण क्यों कहते हैं? कुषाण क्यों कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो शुरू में जब यूची या टोचारियन ने भारत पर आक्रमण किया तो हमने पढ़ा कि ये क्या थे? खानाबदोश थे। लेकिन ये भारत में आए तो ये भारत की संस्कृति में, भारत के कल्चर में, सिविलाइजेशन में ढल गए। कौन? कुषाण लोग। और इन्होंने शुरुआती काल में किसको अपनाया? शैव धर्म को अपनाया। शिव की जो चित्रकारी मिलती है इनके सिक्कों पर और इनके अभिलेखों में, एक अभिलेख मिलता है यहाँ पर रकटाब, ये जगह का नाम है। रकटाब में ये तीनों शासक की जानकारी मिलती, कुजुल कटफिस, भीम कटफिस और कनिष्क की। तो रकटाब में जो अभिलेख मिला ये नाम ही अजीब है। इससे ये पता चलता है कि इनको कुषाण क्यों कहते हैं। इन्हें कुषाण कहने का कारण ये है दोस्तों कि हिंदू जो शासक थे उनकी ये मान्यता थी और उस समय जो ग्रंथ लिखे गए उनकी ये मान्यता थी कि इन्होंने भागवत धर्म को भी समर्थन किया। हालांकि कनिष्क धर्म के प्रति बहुत उदार थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का भी सम्मान किया, इन्होंने जैन धर्म का सम्मान किया, इन्होंने विष्णु के 10 अवतारों का सम्मान किया, इन्होंने हर देवी देवता का सम्मान किया। ये पूरे के पूरे अशोक की जो नीति थी उन पर चलते थे, इसलिए इन्हें द्वितीय अशोक कहा गया, ऐसे नहीं कहा गया। तो इन्हें बताया जाता है कि इन्होंने भागवत धर्म को भी अपनाया। और भागवत धर्म को अपनाया तो भागवत धर्म में कृष्ण, राम और विष्णु के 10 अवतारों की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है। तो ऐसा बताया जाता है कि कुषाण कृष्ण की भक्ति भावना में इतने खो गए थे कि इन्होंने इसका पर्याय यानी कि कुषाण ये अपने आप को कहना शुरू कर दिया। ये अपने आप को कहते हैं कि हम ईश्वर के पुत्र हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर के पुत्र कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ईश्वर के पुत्र कहते हैं। कहते हैं कि अशोक जब अपने आप को देवनाम प्रिय कह सकता है, भगवानों का प्रिय कह सकता है, तो हम अपने आप को ईश्वर का पुत्र क्यों नहीं कह सकते? ये कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं। और ये अपने आप को कुषाण, और कुछ राजा तो इतने खतरनाक हुए, कहते कि हम तो वसुदेव हैं। ऐसा क्योंकि भारत में अवतारवाद जब से आया है तब से यही समस्या है, जिसका मन हो रहा है हम एक अवतार हैं। ठीक भैया, होंगे, हमें क्या पता। ऐसा काम भी तो करो, कर्म भी तो करो, कर्म से इंसान महान बनता है। ऐसा थोड़ी कि कोई भी कह दे हम अवतार हैं और हम अवतार मान लें। कैसे मान ले भाई? कर्म भी तो होना चाहिए। अभी जैसे आदि पुरुष एक मूवी आई है, उस पर कितने वाद विवाद किए जा रहे हैं। उसने तो पूरा बदल के रख दिया यार, राम भगवान को, हनुमान को। हम तो सोचते हैं कि हमने पहले गलत पढ़ा था, सुना था, या अभी गलत पढ़ा है या सुना है, तो कुछ समझ नहीं आ पा रहा। और मैं तो ये कहूँ कि अगर पहले सही था तो बच्चों को, खासकर नए उम्र के, हमारे उम्र के युवाओं को तो ये मूवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ठीक दोस्तों, समझ आया? कुषाण क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं। थे तो ये यूची या टोचारियन।
अब दोस्तों इतना अच्छा शासन किसने जमाया है? कनिष्क ने जमाया है। इस पूरे हिस्से पर इनका शासन है और ऐसा बताया जाता है कि पांड्य राजा पर भी आक्रमण हुआ होगा। ठीक है, इस समय पांड्य थे दक्षिण भारत में। अब दोस्तों बात करते हैं कनिष्क के शासनकाल में आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि इनके बाद जो शासक बने, अंतिम शासक हुविस्क को बताया जाता है। किसको? हुविस्क। हुविस्क। तो इसके काल में इंडो सासेनियन, इनका भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर फिर आक्रमण हुआ। भारतीय इतिहास में एक तो ये उत्तर पश्चिम और ये बंगाल, जब जब राजा बनेंगे तब तब इनके सामने चुनौती आएगी, एक बंगाल और एक उत्तर पश्चिम। इन पर कंट्रोल करना अकबर, अशोक, इन सब राजाओं के लिए भी मुश्किल रहा। ठीक है, तो जब हुविस्क राजा बनता है तो इंडो सासेनियन का आक्रमण होता है और उत्तर पश्चिमी भारत से यानी कि बैक्ट्रिया और इधर जितना भी हिस्सा है इस पर किसका शासन हो जाता है? इंडो सासेनियन का। इंडो सासेनियन ये ईरानी मूल के हैं ना, याद रखना, ये ईरान से आए थे। जब से आर्य आए हैं, आर्य खुद ईरानी थे, तो आर्यों के बाद तो लगभग यही चलता आया है, इंडो सासेनियन। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत को पहली बार हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान कहा से मतलब ये है कि इन्होंने किसी स्थान को हिंदू कहा है जो सिंधु नदी थी। ये लोग सा को क्या बोलते थे? हाँ, ऐसा होता ना, बच्चा का को ता बोलता है, उससे बोलो कि क्या कर रहा है तो वो कहता ता तल्ला है। उसी प्रकार से दोस्तों हिंदुस्तान एक स्थान के लिए किया गया था, ना कि ये किसी धर्म के लिए था। आगे चल के इसे अपने धर्म के नाम से देखा जाने लगा, फिर ठीक है। तो इंडो सासेनियन यानी ईरानियों ने भारत को सबसे पहले क्या कहा? हिंदुस्तान कहा, हिंदू कहा। और ये नाम हमें किससे मिला है? सिंधु नदी से मिला है। और हमारे ये बदनसीबी की बात है कि हमारी सिंधु नदी जिससे हमारा धर्म बना है, हमारा देश बना है, वो सिंधु नदी आज हमारे पास नहीं है। ठीक दोस्तों, अब बात करें, इंडो सासेनियन ने भाई आक्रमण कर दिया है और कनिष्क अभी भी यहाँ शासक है, मतलब शासक नहीं है, कनिष्क तो अब हट चुका है, मर चुका है। शासक कौन बना है? हुविस्क बना है। और हिंदुस्तान भारत का नाम रखा गया है, जो बाहर के अभिलेखों में मिलता है, भारत के अभिलेखों में नहीं मिलता ये नाम। अब आगे क्या? तो आगे के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। आगे क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है ये सब अब अगली क्लास में। ठीक है, एक और प्रसिद्ध राजा को अब हम पढ़ने वाले हैं, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो इन सब में का नहीं है, लेकिन मैं आपको सस्पेंस में डाल के रखूँगा वो राजा कौन है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।